तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of motion। देखिए सेकेंड लॉ क्या करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of motion। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है सेकेंड लॉ कि एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है बॉडी पे जो अनबैलेंस फोर्स लगा है उस पे, वो भी किधर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस बॉडी पे जो अनबैलेंस फोर्स लगा है उस पे, वो भी किधर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में। नहीं समझ में आया? तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे अच्छे से। क्लियर? तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू ही हम इस सबको समझेंगे अच्छे से। चलिए ध्यान से देखिए एक एक चीज को, है ना। और जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं शायद वो एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी पूछ सके। हम जो भी एग्जाम्पल लेते हैं ना वो एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्लियर? इसलिए ध्यान से देखिएगा। और फिजिक्स में तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास मान लीजिए 2 kg है। मान रहा हूं जो भी चीज अभी लूंगा सब कुछ हम मानूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक बॉडी जिसका मास कितना है, 2 kg है ना। और ये बॉडी जो है अभी ये मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और ये अभी मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। अब इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाया गया, इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाया गया। लेट्स से फोर्स इज F1, यानी कि इस पे जो अनबैलेंस फोर्स लगाया जा रहा है उस फोर्स का हमने नाम दिया F1। अभी जैसे ही फोर्स लगेगा, इस फोर्स के वजह से इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। तो इस फोर्स लगाने की वजह से इसका वेलोसिटी चेंज कर देगा। तो मान लेते हैं कि इस बॉडी का 5 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। यानी कि कितना हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे समझ में तो बात खत्म हो जाएगी बहुत सारी चीजें का। एक बॉडी है 2 kg का और ये मूव कर रहा था कितना से, 5 मीटर पर सेकेंड से। बट इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाया गया F1 और इस फोर्स की वजह से 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। बट एक चीज और सुन लीजिए कि ये फोर्स जब नहीं लगा था तो इसका वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड था। बट ये फोर्स लगने की वजह से ही 5 सेकेंड में कितना हो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्लियर? वेरी गुड। अब सुनिए, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस बॉडी के पास अभी मोमेंटम कितना है, तो अभी जो इसके पास मोमेंटम होगा वो मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। यानी कि PI वो कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, 2 kg और अभी बॉडी के पास वेलोसिटी कितना है, 5। तो कितना होगा, 5 to the 10 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम आ गया बॉडी का। अब 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, यानी कि PF होगा। ऑलरेडी लास्ट क्लास में सब बात कर चुके हैं। तो अभी कितना मास है, अभी मास कितना है, 2 kg है। वेलोसिटी अभी कितना है, 10 है।
तो कितना हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है, कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते थे, याद करो, फाइनल में से इनिशियल, यानी कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल माइनस करते थे तो चेंज इन मोमेंटम हमें मिल जाता था, यानी कि pf माइनस pi। तो फाइनल कितना है 20 है, इनिशियल कितना है 10 है, तो 10, तो कितना गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। और ये चेंज इन मोमेंटम को, यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड जो मोमेंटम में चेंज आया है, इसको चेंज होने में कितना वक्त लगा है 5 सेकेंड लगा। यानी कि 5 सेकेंड के अंदर, यानी कि 5 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हो जा रहा है 10 kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो सर ये क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़े कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है। और टाइम कौन सा, जो टाइम चेंज होने में लगा होता है वो टाइम। आलतू फालतू कोई भी टाइम नहीं ले लेना है, वही टाइम लेना है जो चेंज होने में लगा है। और चेंज होने में टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, यानी कि हम यहाँ पे टी की जगह कितना लेंगे 5 सेकेंड लगेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो रख दो 10 kg मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगा है तो वही टाइम लेंगे जो टाइम लगा है, तो 5 सेकेंड। अब ये 2 बार से कट जाएगा तो 5 2 हो गया। अब 2 kg मीटर, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, सेकेंड ऑलरेडी से पहले से है तो क्या आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि कितना रहा है 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। यानी कि जब बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और जब उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगाया गया जिसकी वजह से 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना रहा है 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक, ये समझ में आया तक। अब एक काम करते हैं कि यही सब कुछ रहेगा, फोर्स बढ़ा देंगे। फोर्स क्या करेंगे बढ़ा देंगे। पहले जितना फोर्स लगाए थे अब ना उससे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। जैसे ही फोर्स बढ़ाएंगे ये वेलोसिटी पहले जितना चेंज किया था उससे ज्यादा हो जाएगा। सिंपल जस्ट लॉजिक समझो कि मान लो कि एक आदमी ऐसे चल रहा था धीरे 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 धीरे, तो मान लो कि उसके पास जो भी स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड था। सिंपल मान लो कि एक इंसान जो है धीरे धीरे जैसे मूव कर रहा है, अब मान लो कि उसके पास अभी वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है। किसी ने पीछे से आया और धक्का थोड़ा सा फोर्स लगाया तो थोड़ा सा तेज हो गया, यानी कि स्पीड बढ़ गया। तो ये वाला केस हमारा भी था, यानी कि जब F1 फोर्स लगाया गया अनबैलेंस फोर्स तो उसका वेलोसिटी 5 सेकेंड में कितना चेंज हो गया था 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये फोर्स जो लगाया गया अब इससे ज्यादा फोर्स लगाया गया, यानी कि जब ये धीरे धीरे चल रहा था उस पर जब थोड़ा सा फोर्स लगाया था तो थोड़ा तेज हो गया था। अब यहां से जोर से धक्का मारा ऐसे ऐसे, तो बताओ स्पीड बढ़ा कि नहीं, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा कि नहीं, यानी कि इस बार ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे फोर्स हम बढ़ाएंगे जो 5 से 10 हुआ था शायद 5 से 20 हो जाए, 5 से 25 हो जाए, यानी कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। बात तो समझ में आ रहा जो बोल रहा हूँ। अरे सिंपल है यार कि मान लो कि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरे ऊपर फोर्स लगाया कोई तो थोड़ा सा बढ़ गया, फिर क्या किया कि जितना फोर्स लगा उससे और ज्यादा फोर्स लगाया, थोड़ा और तेज हम भागेंगे, तो हो क्या रहा है कि जब फोर्स F1 लगाया गया तो उस टाइम 5 से 10 हुआ, अब इस फोर्स से भी ज्यादा फोर्स लग गया है। तो जैसे ज्यादा फोर्स लगेगा तो अब 5 से 10 में 10 से भी ज्यादा हो जाएगा वेलोसिटी, 10 से भी ज्यादा हो जाएगा, 20 25 30 हो जाएगा। क्लियर, गुड। तो एक काम करते हैं कि अब इस पे फोर्स F2 लगा देते हैं, या बोलिए कि जो F1 फोर्स लगा है उसी को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, यानी कि ज्यादा कर देते हैं फोर्स। या मान लेते हैं कि F2 फोर्स लगा है, अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि अब हम फोर्स F2 लगा रहे हैं, यानी कि ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं। कोई दिक्कत, गुड। अब जैसे फोर्स लगाएंगे इस पे तो ये वेलोसिटी अब 10 नहीं 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो मान लेते हैं
20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर। क्लियर? बात तो समझ में आ रहा है? यानी कि हम जैसे ही फोर्स बढ़ाएं, F1 से ज्यादा फोर्स जैसे ही लगाएं, यानी कि F2 जैसी फोर्स लगाएं, एक चीज और लिख दो कि यहाँ पे F2 जो है F1 से ज्यादा, यानी कि पहले जो फोर्स लगाए थे उससे हमारा ज्यादा है। तो जैसे ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। जबकि F1 लगाए थे तो कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब मोमेंटम निकालो। अब मोमेंटम निकालो तो यहाँ मोमेंटम इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब चेंजिंग मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो चेंजिंग मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल होगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे फाइनल की जगह पे? 40। कितना? 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो चेंजिंग मोमेंटम बाय टाइम। कौन सा टाइम? यही टाइम, वही टाइम। सब कुछ चेंज, सब कुछ सेम है, खाली फोर्स चेंज किया। फोर्स ज्यादा होने की वजह से हमारा फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो गया, बाकी सब कुछ सेम था। तो चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा? यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग? 30। कितना? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 से 6 टाइम में घट पड़ जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा? 6। सिंपल, सब कुछ सेम है ना? वैल्यू चेंज करने से हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे सोचो, ध्यान से सुना, एक चीज अब ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। जब इस बॉडी पे F1 फोर्स लगाया गया था तो मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया था? कितना आया था? 5 आया था ना, या 2 आया था? सॉरी 2 आया था। यानी कि जब फोर्स F1 लगा था तो F1 फोर्स जब आया था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया था? 2 आया था। बट जैसे हमने फोर्स F2 लगाया, जैसे फोर्स हमने F2 लगाया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया? 6 आ गया। ये काम करते हैं ना, थोड़ा साफ साफ इसको तब पूरा से क्लियर हो जाएगा। जब इस बॉडी पे जब F1 फोर्स लगाया गया था, जब F1 फोर्स लगाया गया था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया था? कितना आया था? 4 आया था कि कितना आया था जी? 2 आया था। 2 आया था। कितना आया था? 2 आया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया था? 2 आया था। बट जैसे ही फोर्स F2 लगाया गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला कि ये जो F2 जो फोर्स हमने जो बाद में जो हमने फोर्स लगाया वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स है। यानी कि दूसरी बार जो हमने फोर्स लगाया F2 वो ज्यादा फोर्स था, यानी कि F2 जो था F1 से ज्यादा था, यानी कि F2 जो था क्या था? ज्यादा था। तो F2 ज्यादा हुआ, यानी कि ज्यादा फोर्स लगाया तो देखिए मोमेंटम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा आ गया। जब F1 फोर्स लगाया गया था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था? 2। पर जैसे हमने फोर्स बढ़ाया, बॉडी पे फोर्स जैसे ज्यादा फोर्स लगाया हमने, मोमेंटम भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा हो गया। तो देखिए F1 से जब F2 की, यानी कि जब हम फोर्स बढ़ाए तो मोमेंटम भी बढ़ गया। जब F1 फोर्स लगा था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था? 2 था। और जैसे हमने फोर्स बढ़ाया F2 किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ गया, यानी कि 2 से 6 हो गया, यानी कि बढ़ गया। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि इस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बढ़ रहा है। कब? जब फोर्स उस पर बढ़ा रहे हैं तब। यानी कि जब हम इस बॉडी पे फोर्स जब हम ज्यादा लगा रहे हैं तो इस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी बढ़ रहा है। देखिए ना, जब पहले F1 फोर्स लगाए थे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी का कितना था? 2 था। बट जैसे उस बॉडी पे हम फोर्स बढ़ा दिए, जैसे फोर्स ज्यादा लगाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बॉडी का क्या हो गया? बढ़ गया, 2 से 6 हो गया। तो यहां से एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि जब हम बॉडी पे फोर्स बढ़ा रहे हैं, जब बॉडी पे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ रहा है। बात समझ में आना? देखिए ना, आप लोग बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अगर सेकेंड लॉ आप समझ गए ना तो सबसे बड़ा समझ गया, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं कि जब बॉडी पे F1 फोर्स लगाया गया था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था? 2 था। बट जैसे उस पर ज्यादा फोर्स लगाया गया, F1 से ज्यादा, यानी कि F2 लगाया गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बॉडी का बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहां से एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि बॉडी पे जब हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं उसकी जब वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं
तो बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ रहा है। फोर्स बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बॉडी का बढ़ रहा है। तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि नहीं? डायरेक्टली डिपेंड करना मतलब जितना वो बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इस बॉडी पे जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ये जब बढ़ाया जा रहा है तो इस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी बढ़ रहा है। यानी कि इस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स जो बॉडी पे लगा है उस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक बढ़े दूसरा भी बढ़े तो डायरेक्टली डिपेंड होता है। समझ में आया? यही सेकंड लॉ कहता है, यही सेकंड लॉ कहता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? तो सेकंड लॉ में यही ना कहा है। तो सेकंड लॉ क्या कर रहा है कि एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली डिपेंड करता है उस बॉडी पे जो अनबैलेंस फोर्स लगा है उस पे। तो यहाँ पे देख लीजिए इस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इस फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। क्यों? कि जब ये फोर्स इस पे बढ़ाया जा रहा है तो इस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली डिपेंड किया कि नहीं? एक बढ़े दूसरा भी बढ़े तो डायरेक्टली डिपेंड होता है। क्लियर? बट अब एक क्लास में लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर इसका मतलब क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब? तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा है। यानी कि इस डायरेक्शन में देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इसी डायरेक्शन में क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बॉडी का। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्लियर हुआ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया कि क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? कि एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस बॉडी पे जो अनबैलेंस फोर्स लगा है उसी पे, वो भी किधर? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो हमने देखा कि इस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डिपेंड कर रहा था इस पे जो फोर्स लग रहा था उस पे। जब ये फोर्स को बढ़ा रहे थे तो इस बॉडी का भी मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो भी बढ़ रहा था। और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? यानी कि यहां से अब एक स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट तो लिखे दिए हैं, है ना? अब सुनिए, याद है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड लॉ आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये पूरे चीज को हम एक लाइन में लिख सकते हैं। ये जो पूरा लिखा हुआ पूरे एक लाइन में लिख सकते हैं। देखिए क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी या मोमेंटम ये जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, यानी कि बॉडी पे जो अप्लाइड जो अनबैलेंस फोर्स था उस पे। तो एफ जो है उस बॉडी पे जो फोर्स लगा है वो है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है सुनो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो बॉडी पे फोर्स लगा है उस पे। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं इसके बारे में। मोमेंटम में जब बता रहे थे ग्राफ वाला कंसेप्ट याद कीजिए, उसमें बता चुके हैं, है कि नहीं? तो ये क्या बताता है? प्रोपोर्शनल यानी कि डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनल यानी कि डिपेंडेंट को बताता है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, वो भी कैसा? डायरेक्टली। कैसा? डायरेक्टली। ये कह रहा है, यही था। क्लियर हो गया? अच्छे से बात समझ में आया? सेकेंड लॉ में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे सुनिएगा आप ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहुत गर्मी है यार। है ना? तो वीडियो का थोड़ा सा ब्राइटनेस सही नहीं है, बट चल मैनेज कर लेना यार तुम लोग। चलो, मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
यानी कि अब हम सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स बनाने में। ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है जो उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा उस पर। तो वही चीज को हम लिख देते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है जो बॉडी पे फोर्स लगा है उस पे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है और ये इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, और वो भी कैसे, स्ट्रेट लाइन में। अब इस पे एक फोर्स लगाया गया, लेट से फोर्स F। क्या फोर्स लगाया गया, F लगाया गया फोर्स। क्लियर। जैसे फोर्स लगाया गया तो ये t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, चेंज होकर v हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, चेंज होकर क्या हो जा रहा है, v हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है और ये मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u से। इस पे मान लीजिए एक अनबैलेंस फोर्स F लगाया गया। इस फोर्स के लगाने की वजह से t टाइम में इसका वेलोसिटी u चेंज होकर क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो सर इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या है, u है, तो mu। यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी यानी कि mv हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो चेंज इन मोमेंटम सर सिंपल सर, फाइनल माइनस इनिशियल। वाह सर, बहुत इजी है सर, कोई टफ नहीं है कि नहीं। तो यहां तक दिख रहा है, हाँ एक लाइन और लिखते हैं। चलो, तो फाइनल क्या है, mv है, इनिशियल क्या है, mu है, रख दो mu। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकाले तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम ये सब नहीं पढ़ाए होते लास्ट क्लास में तो शायद यहाँ पे हमें समझाना पड़ता, तो टाइम ज्यादा लग जाता, इसीलिए पहले हम समझा देते हैं कि नहीं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, पर कौन सा टाइम, जो टाइम लगा है चेंज होने में। तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, कौन सा टाइम, जो टाइम लगा है। तो बताओ इस मोमेंटम को चेंज होने में कौन टाइम लगा है, यानी कि इसी टाइम में मोमेंटम में चेंज हुआ है। यानी कि पहले मोमेंटम क्या था, mu था, जब से t टाइम में उसकी वेलोसिटी v हो गया, और जैसी वेलोसिटी v हुआ मोमेंटम चेंज होकर v हो गया। यानी कि t टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो भी कितना हो रहा है, mv माइनस mv, यानी कि इसी टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यही टाइम को हम यूज करेंगे। तो देखो ये टाइम ऑलरेडी हम रख चुके हैं। चलो, चेंजिंग मोमेंटम क्या है, mv माइनस mu, तो इसके जगह पे हम रख देंगे mv माइनस mu। अब नीचे कितना है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, mv माइनस mv बाई टी। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई दिक्कत है इसमें, वेरी गुड। अब इधर हम इरेज करते हैं, हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्या है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है कि बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है जो उस बॉडी पे फोर्स लगा है उस पे। तो इस बॉडी पे फोर्स क्या लगा था, F लगा था ना, उसी पे तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या किया है, mv माइनस mu बाई टी। इस चीज को हम क्या करेंगे, इसके जगह पे रख देंगे। यानी कि ये वाला जो चीज आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही तो आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस जगह पे रख देंगे। चलिए रख देते हैं, mv माइनस mu बाई टी। देखिए इसके जगह पे रख दिए, ये तुम्हारा जो जैसे साइन है वैसे है, कोई प्रॉब्लम है इसमें।
यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का, है ना। और अभी हमने एक जो जनरल केस हमने लिया उसमें क्या लिया था कि एक बॉडी है, मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, बट जैसे उस पर हमने फोर्स F लगाया उसकी वेलोसिटी t टाइम में चेंज होकर क्या हो गया था, v हो गया। तो उस तरह से हमने उस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, तो कितना आया कितना। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट था उसमें हमने रख दिया, देखो यहाँ पे रख दिया, और ये प्रोपोर्शनल ये है और F है, और F कौन सा है, जो बॉडी पे फोर्स लगा था वो है। क्लियर हो रहा है अच्छे से। जिसको डाउट होगा तो हमको बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे हम अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ। अब आगे सुनिए, ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ऐसे हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और F इज प्रोपोर्शनल टू द mu by t, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इधर ला सकते हैं, इसको उधर ले जा सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो सबसे बड़ी बात कि जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शनल जो साइन होता है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हम जैसे ही हटाते हैं एक न्यू कांस्टेंट टर्म आता है, एक न्यू कांस्टेंट आता है। जैसे ही हम यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, जहां भी अगर प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो एक न्यू कांस्टेंट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि y अगर प्रोपोर्शनल टू x है, y जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, अगर इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो हटाने के बाद एक न्यू कांस्टेंट आएगा, लेट्स से k, यानी कि ये जो k जो है इस प्रोपोर्शनल के हटाने के बाद आया, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्यों प्रोपोर्शनलिटी इसको कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट जो आया है प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद आया है, इसीलिए इस कांस्टेंट को हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं हमेशा। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो कि अगर मान लो कि v डायरेक्टली आई है, इसमें v डायरेक्टली आई है, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे कि ये मान लीजिए कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Why प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? Why प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद कांस्टेंट आया है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करते हैं। एक्चुअली इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये आगे पढ़ना होता है, बट अभी हम एग्जांपल में ले रहा हूं, है ना। बट ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल हटाने के बाद आया है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। ये जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं कि अगर प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट आता है, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, एक से यूज होगा, जहां मतलब आ जाएगा, जब मतलब आ जाएगा। तो ये नॉलेज आप लोग रखिए कि प्रोपोर्शनल जब भी हम हटाएंगे, वहां से हटाएंगे तो एक न्यू कांस्टेंट आएगा। एनीथिंग मान लो कि z है प्रोपोर्शनल टू p है, अगर हम इसको हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक एनी कांस्टेंट, लेट्स से q ले लो, ये q क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। व्हाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? बिकॉज दिस कांस्टेंट कब आया है, जब प्रोपोर्शनल हटाया गया है तब। तो इस कांस्टेंट की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपको मन करे, बट आपको लिख देना होगा कि कांस्टेंट है। जैसे प्रोपोर्शनल हटाइएगा तब आपको एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल के हटाने के बाद आया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब आगे मूव करते हैं। 29 मिनट हो गया है, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा भी, है ना। एक क्लास और हम लेंगे सेकेंड लॉ का, तब मेरा सेकेंड लॉ पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और सेकेंड लॉ में आपको कभी दिक्कत नहीं हो कहीं भी। चलिए इसके आगे मूव करते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या कर रहे हैं, हटाने जा रहे हैं। हटाने के बाद एक नया कांस्टेंट लाएंगे, अभी जैसे आपको सिखाया। तो चलिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, हटा के क्या कर देते हैं, इक्वल, और इक्वल करने के बाद एक न्यू कांस्टेंट लाएंगे, लेट्स से k। इसको हटाने के बाद हमने एक न्यू कांस्टेंट लाया, और बाकी जो है एज इट इज रहेगा, mv माइनस mu by t। देख लीजिए अभी जो हमने आपको बताया कि अगर ऐसे है, इसको हटाएंगे तो इक्वल टू न्यू कांस्टेंट आ जाएगा ऐसे, और जो पहले से था वैसे ही। इसको हटाने के बाद देखिए क्या है, सेम यहां भी जब हम इसको हटाए तो एक नया कांस्टेंट आ गया। क्लियर? गुड।
अब सुनना है, कुछ करना नहीं है, एम यहां भी है, एम यहां भी है, कॉमन निकाल दीजिए तो के एम बाहर निकल गया, अंदर में भी रह गया, यू रह गया, अब डी ऐसे रह गया। यहां भी एम, यहां भी एम, दोनों जगह से बाहर निकाल दीजिए। देखिए तो यहाँ पे बच गया भी, यहाँ पे बच गया यू, अब नीचे में डी था। अब सुनिए, यहां तक कोई दिक्कत? एम क्या किए हैं, यहां से कॉमन निकालने हैं, तो यहां से एम हटा दीजिए तो बचेगा भी, यहां से एम निकालेगा तो बचेगा यू, नीचे में टी ऑलरेडी। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू होता है। अरे हम लोग पढ़े मोशन में कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। याद आया? मोशन में पढ़े थे कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है बाय टाइम, यानी कि ये क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। क्या इसके जगह पे हम a पुट कर सकते हैं? क्योंकि v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, तो क्या इसके जगह पे हम एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं? यस सर, देयरफॉर f इक्वल टू k m, और इसके जगह पे क्या रख देंगे? a रख देंगे। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, इसीलिए हम इसके जगह पे m पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, सारा टर्म हम लिख देंगे, घबराना नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए जो बॉडी जो था, अगर मान लीजिए कि जो बॉडी हमने कंसीडर किया था, अगर उस बॉडी पर मान लीजिए कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, अभी जो हमने बॉडी लिया था जिसपे u वेलोसिटी इनिशियल था, फाइनल वेलोसिटी v था, मास m था, अगर उस बॉडी पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, न्यूटन यानी कि फोर्स का यूनिट होता है, 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं और बॉडी का मास कितना है? 1 केजी है, मान लीजिए इफ ये जो बॉडी था उस बॉडी का अगर मास मान लीजिए 1 केजी है और उस पर फोर्स 1 न्यूटन का लगाते हैं और इसका जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, देन F इक्वल टू, देन इस इक्वेशन में F की जगह कितना रख देंगे? 1 न्यूटन, एंड K तो हमें पता नहीं है, मास कितना हम ले लिए हैं? 1 केजी, एंड एक्सेलरेशन क्या ले लिए हैं? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा K इक्वल टू कितना? 1। ये समझ में नहीं आया है ना? समझा देता हूं। ये नहीं समझ में आया, हमको पता है, इसको मैं यहां से फिर समझाता हूं। मान लीजिए कि जो हमने अभी बॉडी जो कंसीडर किया था, जिसपे हमने फोर्स F लगाया था, जिसका मास m था, वेलोसिटी u था, है ना, उसी बात पे मान लीजिए उसी बॉडी पे मान लीजिए फोर्स जो F लगा है वो कितना लगा? फोर्स 1 न्यूटन लगा है, और उस बॉडी का मास कितना है? 1 केजी। इफ बोला यदि उस बॉडी पे फोर्स 1 न्यूटन लगता है, मास उसका 1 केजी है, और एक्सेलरेशन मान लीजिए उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है, तो ये सारे वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो K के वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ K का वैल्यू निकालने के। तो K का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम मानेंगे कि यदि उस बॉडी पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है और मास 1 केजी होता है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है, देन इस इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन, देन अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 में F की जगह कितना रखेंगे? 1। K तो हमें पता नहीं है, मास की जगह कितना रखेंगे? 1 देखो 1 कीजिए तो 1 रखेंगे। फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे A है तो एक्सेलरेशन कितना है? 1 है, माने हुए हैं, तो भैया 1 इंटू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 इक्वल टू 1, यानी कि K इंटू 1 K ही रह जाएगा, ये 1, यानी कि K का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब इस K का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो जैसे 1 में पुट करोगे तो F K की जगह कितना रख दोगे? 1,
मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू ए आ गया, m इंटू ए आ गया। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ। ये जो फॉर्मूला आया है मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है, यही तो सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। अब इसको ना समराइज कर देते हैं। ये जो बताए हैं एक्चुअली कब आया है, क्यों आया है, तो सुनो। यानी कि सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू एम ए आया। तो सुनिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी का मास क्या है, m है, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या a है। तो इस पे जो मान लीजिए फोर्स F जो लग रहा है, ये फोर्स जो F जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और रिपीट फिर से कर रहा हूं कि मान लीजिए एक बॉडी है और ये बॉडी का मास क्या है, m है, और इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के लगने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है F। तो ये फोर्स कितना लगेगा, तो ये फोर्स जो होगा इसका मास और इसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही सेकंड लॉ होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। फिर से एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास क्या है, m है, इस पे फोर्स नेट फोर्स कितना लग रहा है, मान लीजिए F लग रहा है, जिसके वजह से एक्सेलरेट हो रहा है कितना, a। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा, यानी कि F कितना होगा, तो सिंपल मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। एक बार छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। वीडियो 37 मिनट। मान लीजिए एक बॉडी है एंड इस बॉडी का मास मान लीजिए 2 kg है। इस पे मान लीजिए फोर्स F लगाया गया। जैसे ही फोर्स F लगाया गया, इस बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, एक बॉडी है 2 kg का, एक बॉडी है 2 kg का, एंड इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, और इस फोर्स के लगने के वजह से एक्सेलरेशन बॉडी का कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो बताइए इस पे फोर्स कितना लगा। रिपीट, एक बॉडी है 2 kg का, एक बॉडी है 2 kg का, या 10 kg का भी है ना, एक बॉडी है 10 kg का, और इस 10 kg बॉडी पे एक फोर्स लगा है। एक फोर्स यानी मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे F लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, और इस नेट फोर्स के वजह से बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो बताइए इस पे फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि ये F फोर्स कितना लग रहा है। तो सिंपल सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये नेट फोर्स जो इस पे बॉडी पे लग रहा है F, वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 5 मतलब 50 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। हम न्यूटन के बारे में बताएंगे, न्यूटन के बारे में बताएंगे बहुत सारा, मतलब फोर्स के यूनिट के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे पूरा डिटेल में अच्छे से। फिलहाल अभी तो आप लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमने फोर्स निकाला तो न्यूटन हमने लिख दिया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी पे, इसका बॉडी का मास मान लीजिए 50 kg है, और इस बॉडी पे नेट फोर्स मान लीजिए, नेट फोर्स मान लीजिए F लग रहा है। कितना लग रहा है, F लग रहा है, और इस फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन बॉडी का मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है ना, बार बार वही लेंगे क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है, इस पे नेट फोर्स, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, जिसके वजह से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स F लगा है वो कितना होगा। तो सिंपल सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 50 kg एंड एक्सेलरेशन 10 यानी कि 500 न्यूटन, यानी कि इस बॉडी पे 500 का न्यूटन, 500 मीटर 500 न्यूटन का जब फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया।
क्लियर हुआ सेकेंड लॉ? बात समझ में आ गया? और भी चीजें हैं भी सेकेंड लॉ के बारे में, बट अभी हम ये सीखे कि सेकेंड लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, ये यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो बॉडी का होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है, जो उस बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगता है या नेट फोर्स जो लगता है उस पे, वो भी फोर्स के डायरेक्शन में। ये आपका सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट था। बट मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या आया, F इक्वल टू एम, यानी कि बॉडी पे जो नेट फोर्स जो लगता है वो फोर्स जो होता है बराबर होता है बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, यानी कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है ये नेट फोर्स इसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ये बहुत यूज होता है, एक्सेस यूज होता है। क्लियर? तो अगले क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ को ही कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारा चीजें हैं सेकेंड लॉ के बारे में, है ना, तो अगले क्लास में बात करेंगे। एंड अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल्स बनाने का भी कुछ कुछ कंसेप्ट देंगे सेकेंड लॉ का यूज करके। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।